आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक है? बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, फ्रेयान, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्रा एथिल लेड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक प्रकार का अग्निशामक। अगला प्रश्न है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, पायलट या फिर दृश्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर है कि दूर संचार के लिए जो जिन तरंगों का प्रयोग होता है उन्हें माइक्रोवेव तरंगों कहते हैं और इन्हें सूक्ष्म तरंगे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है कि धातुएं अधिकांशतया ठोस होती हैं और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। पारा धातु है इसलिए साधारण ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल। क्योंकि पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि अधिकांशतया ठोस होती हैं और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, ये कथन सही है। किंतु इकलौती ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में ठोस नहीं या द्रव अवस्था में रहती है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। यह इसके अंतर्गत असम में बराक नदी का जलमार्ग शामिल है। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, केवल दो या फिर केवल तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल तीन। जो सही कथन है वो केवल तीन है, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है वो 2010 में घोषित नहीं किया गया था। इसे 14 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 121 किलोमीटर है। मतलब कि इसकी लंबाई जो है कुल 121 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत असम में बराक नदी का जलमार्ग शामिल है, इसलिए तीसरा कथन जो है सही है। और इसके अंतर्गत जो है लखीमपुर, जो असम में लखीमपुर है, लखीमपुर से भोगा और भोगा से सिलचर का जलमार्ग भी आता है। मतलब लखीमपुर से भोगा और भोगा से सिलचर का जलमार्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। पार्वती, बनास, मेज और हेमावती। तो इसका कौन सा जो है वो चंबल की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जो आंसर है, कौन सा सूक्ष्म संलिमित है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या चारों। तो इसका सही आंसर है चंबल। जब बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में स्थित महू के निकट, और चंबल नदी की लंबाई जो है वो 965 किलोमीटर है। और चंबल नदी का पौराणिक नाम जो है वो चरमावती है। बनास, मेज, पार्वती, ठीक है, काली सिंध और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं। हेमवती का संबंध इससे नहीं है, तो सी ऑप्शन का जो है सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जलसंधियां उनकी स्थिति कि कौन सी जलसंधि कहाँ है, जैसे मक्कासर की जलसंधि, हडसन की जलसंधि, बोरस की जलसंधि। ठीक है, कौन सी जलसंधि जो है वो कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही सुमेलन जो है, जो इसका सही सुमेलन है वो इस प्रकार होगा कि मक्कासर जलसंधि जो है वो इंडोनेशिया की है, हडसन जलसंधि जो है वो कनाडा की है, बास जलसंधि जो है
वो ऑस्ट्रेलिया की है और बास्पोरस जल संधि जो है वो तुर्की की है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है जलप्रपात और नदी, मतलब कि कौन सा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात या फिर शिव समुद्रम जलप्रपात। तो अगर इसकी बात करें तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी का है, चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी का है, पुनासा जलप्रपात जो है वो नर्मदा का है और शिव समुद्रम जो है वो कावेरी का है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है अगला इसका प्रश्न है कि ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसके उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इस देश की जलवायु शीतोष्ण है, इटाबिरा यहाँ का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है और साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। 1 2 4 2 3 1 3 4 या फिर 3 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 3 4, मतलब पहला तीसरा चौथा जो है कथन जो है पूर्णतः सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ब्राज़ील की जलवायु जो है वो उष्णार्द्र है। इसके दक्षिणी भागों में गर्मी कुछ कम पड़ती है, वर्षा सिर्फ गर्मियों में होती है, कैंपोस क्षेत्र में सवाना जलवायु मिलती है और बाकी जो दिए गए हैं वो सभी कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है ज्वालामुखी उनसे संबंधित देश की पोपो कैपिटल, माउंट एटना, माउंट सस्ता, माउंट पिनाटिबो। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो अगर सुमेलन की दृष्टि से देखें तो जो है वो मैक्सिको का है, माउंट एटना जो है इटली का है, सस्ता जो है वो यूएसए का है और पिनाटिबो जो है वो फिलीपींस का है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कपास मालवेसी कुल का सदस्य है और भारत को कपास का जन्मदाता कहते हैं। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 या फिर 1 और 2 दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि स्थानीय पवन और उनके देशों से जुड़े हुए वो पवन जो है किस देश से जुड़ी हुई है, जिसमें पंपेरो, नार्टे, सामल और योमा। तो इसकी बात करें कि पंपेरो जो है वो अर्जेंटीना से जुड़ी हुई है, नार्टे जो है वो यूएसए से जुड़ी हुई है, सामल जो वायु हवा है स्थानीय पवन वो इराक से है और योमा जो है वो जापान से। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि कथनों कारक कि भारत का सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का वार्षिक पर्वत हार्स्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत और हार्स्ट पर्वत प्रायः एक दूसरे से एक जैसे ही लगते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। क्योंकि ब्लॉक पर्वत हार्स्ट पर्वत एक से ही प्रतीत होते हैं, परंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम हैं। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वार्जिस पर्वत ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है केंद्र उनके उद्योग, जैसे कासाब्लांका डेयरी उद्योग, साओ पोलो कॉफी, कोपेनहेगन रसायन और कागज। तो इसका सही जो आंसर है कासाब्लांका जो है संबंधित है, साओ पोलो जो है कोपेनहेगन डेयरी उद्योग और ओटावा जो है कागज उद्योग। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं हैं। ये केवल नागरिकों के लिए है और ये भी नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2 ना। तो जिसका सही वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। मौलिक कर्तव्य जो हैं लिए गए थे, मौलिक कर्तव्यों जो मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में शामिल किया गया। 1976 में शामिल किया गया। उस समय केवल 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, सभी मूल अधिकार स्थायी हैं, कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं और सभी मूल स्वयं प्रवर्तित हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 3, 2 और 4 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि पहला और तीसरा जो हैं ये सही है और दूसरा और चौथा जो है वो गलत है। क्योंकि सभी मूल अधिकार स्थायी नहीं हैं, संसद इनमें कटौती कर सकती है। मूल अधिकारों में ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित होते हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल के द्वारा, ताकि देश के रूप में एकरूपता बनी रहे। ये अनुच्छेद 35 कहता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए कि बैंकिंग समवर्ती सूची में, पुलिस राज्य सूची में, पथकर संघ सूची में। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, केवल 1। वो आपका है बी, दूसरा वाला सही है, क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, बैंकिंग जो है वो संघ सूची का विषय है और पथकर जो है वो राज्य सूची का विषय है। बैंकिंग जो है वो संघ सूची का विषय है और पथकर जो है वो राज्य समवर्ती सूची का विषय है। और तीनों सूचियां जो हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, अनुसूची 7 में इनका वर्णन है। अनुसूची 7 में इनका वर्णन है, जिसमें संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें कि राज्यसभा में किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका सही सुमेलन है कि राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19 और केरल में 9। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अनुच्छेद 163 का संबंध जो है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद आता है 155, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए 169 और अंतर्राज्यीय परिषद के लिए है 263। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। पहला कथन वो गलत है क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था इसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी और प्रांतों में स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में विचार करें कि स्रोत, संविधान के स्रोत और उनकी व्याख्या से यूएसए से, जापान से और कनाडा से। तो इसमें सही युग्म को चुनना है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3 में पहला और तीसरा जो है वो सही है। जबकि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो सोवियत संघ से लिया गया है और परमाधिकार लेख जो है ये कनाडा से नहीं लिया गया है, ये जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है रूस या सोवियत संघ से लिया गया। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों से करना, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन और गोवध पर प्रतिबंध। तो इसका सही जो आंसर है का है सी ऑप्शन, 2 और 3। ये जो हैं ये समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, और बात उदारवादी, जैसे कि अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना और अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, यानी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।